नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 राजनीति विज्ञान का पेपर सेट 2। इससे पहले हमने जो है आपको पेपर सेट बंद करा दिया है। तो आइए उन्हें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। तो 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए परिस्थितियां निम्नलिखित हैं, जिनमें पाकिस्तान में आंतरिक संकट था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की सेना के अत्याचार और दमन के खिलाफ आंदोलन किया था। तो पूरे पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश जो था वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और अब जो पाकिस्तान है वो जो है पहले पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आगे आता है, पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोहियों पर अत्याचार किए और लाखों लोगों को मारा। यानी कि जो पाकिस्तान की जो सेना थी, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना थी, वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को जो है उन पर अत्याचार करती थी और उनको जो है मारती थी। तो इसीलिए जो है वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया। और पाकिस्तानी सेना ने धार्मिक अल्पसंख्यकों और आज़ादी के समर्थकों को निशाना बनाया। भारत ने पड़ोस की के तौर पर पाकिस्तान के अत्याचारों का विरोध किया और क्रांतिकारियों की मदद की। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान से 15 मिलियन शरणार्थी भारत आ गए। भारत पर आर्थिक बोझ पड़ा और भारतीय राज्यों में अस्थिरता बढ़ी। तो जब पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो कब हुआ? वो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने जो है उसी दिन आत्मसमर्पण कर दिया। और पाकिस्तान से जो है यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से जो है 15 मिलियन लोग यानी कि लगभग 1.5 करोड़ लोग जो है भारत में आ गए। और भारत पर जो है आर्थिक बोझ बढ़ गया और भारतीय राज्यों में अस्थिरता बढ़ी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत की विदेश नीति तैयार करने एवं लागू करने में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति बनाने और उसे लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी। नेहरू जी ने 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति की नींव रखी। और नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना और प्रचार में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पंचशील की संकल्पना को भारतीय विदेश नीति का आधार बनाया। नेहरू जी ने कोरियाई युद्ध को खत्म करने, स्वेज नहर विवाद सुलझाने और कांगो समझौते को मूर्त रूप देने में मदद की। नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं में भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। नेहरू जी ने पड़ोसियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों से भी दोस्ताना संबंध बनाए थे। और नेहरू जी ने भारत की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य तय किए थे, जिनमें एक था भारत की संप्रभुता को बनाए रखना, दूसरा था भारत की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करना, रक्षा करना, और तीसरा था भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो नेहरू जी की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य तय किए गए थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख कारण क्या हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें एक है कश्मीर विवाद। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद हमेशा से रहा है और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर युद्ध कर चुके हैं। तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का कारण है, यानी कश्मीर की समस्या जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा कारण है विवाद का। अब हमारा अगला आता है सर क्रीक विवाद। तो सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। यह पट्टी भारतीय राज्य गुजरात और पाकिस्तान के राज्य सिंध के बीच स्थित है। अगला आता है आतंकवाद। तो पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान इन संगठनों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी देता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है विवाद का कारण बने हुए हैं। और अब अगला आता है चीन पाक आर्थिक गलियारा, यानी कि चीन और पाकिस्तान के बीच जो आर्थिक गलियारा है, यह आर्थिक कॉरिडोर चीन के जिग जियांग क्षेत्र के कासगर क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित गवादर पत्तन से जोड़ता है। यह कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। तो ये भी जो है एक
भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। और अब आता है सिंधु बेसिन या सिंधु जल समझौता 1960। तो भारत पाकिस्तान सीमा सिंधु बेसिन के पार बनाई गई थी। इससे पाकिस्तान सबसे कम तटवर्ती क्षेत्र बन गया। इस वजह से दोनों देशों के बीच सिंचाई के पानी के उपयोग को लेकर असहमति है, यानी कि ये भी जो है एक विवाद का कारण है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति वर्तमान में प्रासंगिक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो हाँ, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति आज भी प्रासंगिक है। गुटनिरपेक्षता की नीति में समतावादी अवधारणा और प्रगतिशीलता है। यह नीति स्वतंत्रता और निष्पक्ष विदेश नीति का समर्थन करती है। गुटनिरपेक्षता की नीति से अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के वर्चस्ववादी रवैये को रोका जा सकता है। और गुटनिरपेक्षता की नीति में निशस्त्रीकरण और युद्ध के मामले में शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करने का सिद्धांत शामिल है। गुटनिरपेक्षता की नीति में मौलिक अधिकारों पर बल दिया जाता है। गुटनिरपेक्षता की नीति में मानवीय बंधुत्व की भावना का प्रसार किया जाता है। गुटनिरपेक्षता की नीति में जातिवाद और रंग-भेद की नीतियों का भी विरोध किया जाता है। और गुटनिरपेक्षता की नीति में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में भी योगदान दिया जाता है। तो ये जो है, इसीलिए आज भी जो है गुटनिरपेक्षता की नीति प्रासंगिक है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, विश्व में चीन के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। तो चीन का बढ़ता प्रभाव दुनिया में कई तरह से दिख रहा है। जैसे कि चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। पिछले 15 सालों में चीन में प्रति व्यक्ति आय लगभग 4 गुना बढ़ी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि 20 सालों में चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से भी बड़ी हो जाएगी और चीन के व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसीलिए जो ये है, क्या है कि चीन की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की सबसे तेजी से फास्ट ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। और ये पिछले 15 सालों में जो है इसकी प्रति व्यक्ति आय जो है लगभग 4 गुना बढ़ी है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि 20 साल में जो चीन जो है उसकी अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पछाड़ देगी और चीन जो है अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। और 2019 से 2022 के बीच चीन के द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष में बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका के साथ चीन का व्यापार अधिशेष 37% बढ़कर 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गया। चीन संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जून 2019 में चीन के उप कृषि मंत्री क्यू डोंगयू को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का महानिदेशक चुना गया था। और चीन का बढ़ता वर्चस्व हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व वाली सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। तो चीन में जो है 2019 से लेकर 2022 के बीच में जो है काफी ज्यादा व्यापार अधिशेष बढ़ में बढ़ोतरी हुई। और उसके जो है अमेरिका के साथ चीन का व्यापार अधिशेष जो है 37% बढ़कर यानी कि 400 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो चुका है। और चीन संयुक्त राष्ट्र संघ समेत जो है अन्य संस्थाओं में भी जो अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। और 2019 में जो है चीन के उप कृषि मंत्री क्यू डोंग को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में खाद्य और कृषि संगठन का महानिदेशक चुना गया। और चीन का बढ़ता वर्चस्व भी जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व वाली सुरक्षा व्यवस्था को भी चुनौती दे रहा है। और चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देकर अपने मूल्यों और हितों के आधार पर नई व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था, लेकिन अब जो है भारत जो है चीन दुनिया का सबसे बड़ा ज्यादा आबादी वाली देश है। यह दुनिया के व्यापार और निवेश में एक प्रमुख खिलाड़ी है। चीन की अर्थव्यवस्था में वैश्विक व्यापार और शेयर बाजार पूंजीकरण में करीब 10% हिस्सा है। चीन ने दुनिया के कई देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाई है। वह लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में अमेरिका से बड़ा व्यापारी साझेदार बन गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है चुनौती दे रहा है चीन।
और ये जो है दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और यह दुनिया के व्यापार और निवेश में एक प्रमुख खिलाड़ी है। और चीन की अर्थव्यवस्था में जो है वैश्विक व्यापार और शेयर बाजार पूंजीकरण में भी जो है करीब 10% हिस्सा है। और चीन ने कई दुनिया के कई देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाई है और वह लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में अमेरिका से भी बड़ा व्यापारी साझेदार बन गया है। और चीन की वैश्विक शक्ति का असर अमेरिका के रणनीतिक प्रभाव पर भी पड़ा है। चीन की बढ़ती शक्ति और असर का वैश्विक शासन प्रणालियों पर भी पड़ रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव का असर संयुक्त राष्ट्र पर भी दिख रहा है। चीन का मानना है कि हर देश अपनी परिस्थितियों के हिसाब से मानवाधिकार संरक्षण के नियम तय कर सकता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामों की व्याख्या मूल अधिकारों तथा कार्यपालिका न्यायपालिका के संबंधों के आधार पर कीजिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों और कार्यपालिका यानी कार्यकारी न्यायपालिका पर पड़ने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम क्या थे? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों को जो है स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि उनको जो है रोक भी दिया जाता है। और अनुच्छेद 358 और 359 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का भी वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को निर्देश देने के लिए विस्तारित हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। तो ये जो है सभी राष्ट्रीय आपातकाल के कुछ कारण हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर असर पड़ता है और केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं। आपातकाल की स्थिति में सरकार ऐसी नीतियां बना सकती है जिसकी अनुमति सामान्य परिस्थिति में नहीं होती है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान जोड़ा गया था, लेकिन 44वां। तो अब जो है ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।